हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज मैं एक कंपनी लेके आया हूँ। वो है कंपनी का नाम जेके पेपर। और इस कंपनी में रेदर देन ये कंपनी करती क्या है और बिजनेस कैसा करती है और शेयर की क्या परफॉर्मेंस रही है, इसके अलावा हट करके मैं ये वीडियो थोड़ा एज ए लर्निंग पर्पस लेके आया हूँ। क्योंकि मेरी जेके पेपर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थी। इस कंपनी को मैं ईयर 2019 यानी पिछले 4 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। और इस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। तो यहाँ पे मेरी जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रही जेके पेपर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसी लर्निंग मिली जो जेके पेपर में जो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हुई, ऐसी अपॉर्चुनिटी हम और भी मार्केट में ढूंढ सकते हैं और वहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाने का मेन मकसद मेरा यही है कि जो कुछ मैंने इस जेके पेपर में की इन्वेस्टमेंट से जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी फ्यूचर में कुछ ऐसी लर्निंग का फ़ायदा उठा सको और मल्टी बैगर शेयर ढूंढ सको और मार्केट से अच्छा पैसा बना सको। तो चलिए बात आती है, तो मैं कुछ एक पहले कोट आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। सोक्रेटिस कहते हैं कि द मोर आई नो द मोर आई रियलाइज आई नो नथिंग। यानी जितना भी मैं कुछ जानता चला जा रहा हूँ, जितना कुछ मैं सीख रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो ये भी मुझे जो है समझ में आ रहा है कि जो है इवन दो मैं मार्केट में 5 साल से हूँ, इस कंपनी पे मैंने 3 साल जो है टाइम दिया, काफ़ी कुछ जो है जो भी मेरी लर्निंग में सब लगा दिया। बट आज भी मुझसे मिस्टेक्स होती हैं, मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ और आज भी मुझे लग रहा है कि अभी मैं कुछ भी नहीं जानता रेदर दो जो कुछ मुझे जानना चाहिए मार्केट में बने रहने से। तो इसमें जो है लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमें जो है हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए। मैंने एक फ्रेमवर्क बिल्डअप किया जिससे मैं मल्टी बैगर कंपनी ढूंढ सकता हूँ, बट उस फ्रेमवर्क में भी कुछ कमी थी जो मुझे लग रहा है कि अब जेके पेपर से जो लर्निंग मुझे मिली वो अब जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी। इवन दो उसके बाद भी मुझे पता है कि मैं अभी मार्केट में कुछ भी नहीं जानता। तो चलिए चलते हैं, वो लर्निंग क्या है उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर और जो है जेके पेपर को डिस्कस करेंगे, मेरी क्या इन्वेस्टमेंट रही, कब मैंने एग्जिट किया, फिर उसके बाद और क्या लर्निंग मुझे मिली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे बात करें कि एक गोल्डन रूल नोट कर लीजिए कि स्टॉक जो प्राइसेस हैं आपके और मेरे बाई करने से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये बाई इन्फ्लुएंस होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ऑपरेटर जिसको कहते हैं, उनके बाई करने से ही शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। तो आप कोई भी कंपनी सही पिक कर लें, कितनी भी अच्छी हो, तो वो शेयर 6 महीना 1 साल नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आकर के बाई ना करे। उस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी भी लो हो तो उस कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा जब तक कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाई ना करे। अब बात यह है कि अगर कोई कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो सूनर और लेटर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल जो लर्निंग है जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट यहीं पे हमारी लर्निंग जो मेरी अभी तक जो है, मैं कहूँ कि जेके पेपर में इन्वेस्टमेंट जब तक मेरी थी तब तक मेरी लर्निंग यही थी। लेकिन अब उससे एक स्टेप और है जो कि वही इस वीडियो को बनाने का वही मेरा मकसद है कि वो भी लर्निंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो अभी तक हमने जो है, मेरा क्या तरीका था कि ऐसी कंपनी में बाई करूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ग्रोइंग कंपनी हो, रीजनेबल वैल्यूएशन हो, तो मैं उसको बाई करके लेके बैठ जाऊंगा। तो सूनर और लेटर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वो शेयर ऊपर जाएगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए ही ना, 2 साल अगर नहीं आया तो वो साल 2 साल तक वो शेयर प्राइस कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मैंने इस अपने फ्रेमवर्क में, जो मेरा ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है जहाँ से मैं 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क जिसको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल डेटा में स्टडी करके एक मल्टी बैगर ढूंढता हूँ, उसी में मैं एक और फ्रेमवर्क ऐड किया। वो है गोल्डन रूल नंबर 2 की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डोंट बाई रैंडम, दे बाई बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उन्हें कुछ रीज़न चाहिए, वो ऐसी ही जा कर के कोई भी कंपनी अच्छी है, अच्छी भी है, ग्रोइंग भी है, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें कुछ सॉलिड रीज़न चाहिए उसको बाई करने का। उसी को मैंने जो है अपने फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस कॉन्सेप्ट को मैं नाम दूंगा ट्रिगर। कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों बाई कर रहे हैं, उसका क्या ट्रिगर है। तो वो चीज़ मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ कि वो कौन सा ऐसा रीज़न है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाई करेंगे। तो ऐसे जैसे आपने काफ़ी सुना होगा, टेक्निकल एनालिस्ट जो कहते हैं, जो चार्ट और पैटर्न्स पे स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि फंडामेंटल रीज़न ये बताता है कि ये कंपनी अच्छी है। या फिर मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ कि फंडामेंटल ये बताता है कि इस जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इस शेयर को बाई करेंगे। और चूंकि मैं फंडामेंटल
जो है टेक्निकल्स में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकल जो है सेकेंडरी रीज़न बताता है, और जो फंड टेक्निकल को बिलीव करने वाले वो ये कहते हैं कि टेक्निकल्स हमें बताएगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब बाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो ये ट्रिगर वाला कॉन्सेप्ट है वो ये बाई बताएगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों बाई कर रहे हैं, कि रेदर देन वो बाई कर रहे हैं। तो वो इंटरेस्टेड बस इसलिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाई कर रहे हैं तो हमें भी बाई करना चाहिए, और वो भी पैसा बनाते हैं और हम भी बनाएंगे, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि इन्वेस्टर जो है बाई कर रहे हैं तो सेल कब करेंगे। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस वजह से बाई करता है, और तो मुझे ये भी पता होगा कि वो कब सेल करेगा, क्योंकि ये होता है ब्यूटी फंडामेंटल एनालिसिस की, क्योंकि ये सिर्फ इफेक्ट नहीं बताता, ये काज बताता है। जो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ वो काज बताता है कि ये चीज़ हो रही है, लोग बाई कर रहे हैं, ये टेक्निकल बताएगा। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस ये भी बताएगा कि लोग बाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्यों बाई कर रहे हैं ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताता। तो ये था ट्रिगर वाला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं जेके पेपर की मदद से हम सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ 2019 से। यहाँ जी हाँ, बिल्कुल कोविड से पहले से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, जब ये शेयर प्राइस 125-30 रुपये का ट्रेड कर रहा था मार्च 2019 में, यानी कोविड से 1 साल पहले, ऑलमोस्ट यहाँ से 3 साल पहले, तब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। और कोविड के टाइम ये शेयर प्राइस 76 रुपीज़ का मिल रहा था, बट उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। वो जो है उस टाइम ट्रैक करने का, वॉच लिस्ट में लगाने का मेरा मकसद ये था कि ये कंपनी का जो कुछ प्लांट आ रहे थे, सीरपुर पेपर मिल, इस कंपनी को इन्होंने 2016-17 में एक्वायर की थी, और इस कंपनी को कह रहे थे कि 2020 में इसको स्टार्ट करेंगे। 2021 में इन्होंने फाइनली जा कर के इस कंपनी को एक्वायर किया। ये देख सकते हैं कि सीरपुर पेपर मिल जो है जेके पेपर के अंडर आती है, ये तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। तो मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था कि सीरपुर पेपर मिल ये एक्वायर करेंगे तो वहाँ से इनको कुछ रेवेन्यू आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड लग गया, उसकी वजह से ये पेपर मिल जो है इनकी स्टार्ट नहीं हुई। इसके अलावा कंपनी एक और जो है इनका प्लांट था गुजरात का, उसमें इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन ला रहे थे, और टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50-60% कैपेसिटी बढ़ा रहे थे। उस पर्पज़ से मैंने देख करके फाइनली जो है मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। कब इसको मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैंने ईयर 2021 में, कहीं जनवरी फरवरी या मार्च में इन्वेस्ट किया, और इस कंपनी को मैं ले करके बैठा रहा। जी हाँ, बिल्कुल इसको मैंने ले करके बैठा रहा, और इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर भी गया, और यहाँ पे बात करें कि जो है काफ़ी ऊपर यहाँ चला गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई किया, और ये कंपनी का शेयर प्राइस गया 270-60 रुपये तक चला गया। समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे बाई किया था 130-35 रुपये पे, और मुझे 25-30% का रिटर्न मिल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक जो मैं वेट कर रहा था पेशेंसली कि उस कंपनी का प्लांट स्टार्ट होगा, तब वो कंपनी पैसा बनाएगी, सीरपुर पेपर मिल से जो और रेवेन्यू एक्स्ट्रा आएगी, बट वो नहीं हो पा रहा था। रीज़न सिंपल सा था कि पेपर की उस टाइम डिमांड उतनी नहीं थी, और वो प्लांट जो है डिले पे डिले होता जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैंने दिसंबर 2021 में मैंने एग्ज़िट किया, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिसंबर के बीच मैंने एग्ज़िट किया, और मेरे पास पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट, या कह लीजिए 20 से 25% इन्वेस्टेड था। मैं आपको जो है शेयर भी कर सकता हूँ कि किस डेट पे कितनी इन्वेस्टमेंट थी। ऑलरेडी मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो मेरा पेड ग्रुप चलता है, उनको ऑलरेडी मैंने सब शेयर किया। वो सब कुछ जानते हैं कि हमारी कैसी जर्नी रही, क्या रीज़न था उस टाइम। और एक कंपनी ने कुछ एक्विजिशन कर लिए 70-80 करोड़ के, जो मुझे लग रहा है कि एक जो है अच्छे तरीके से हमारा कैश यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। और वहाँ पे जो है एक दूसरा रीज़न ये था कि ये जो लगातार वो अपना जो है जो एक्सपेंशन था, वो प्लांट स्टार्ट नहीं कर रहे थे, डिले पे डिले कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने इस शेयर को एग्ज़िट किया, और जो है मैं इवन तो मैंने बाई करना यहाँ से था, लेकिन मैंने काफ़ी बाई अपर पे भी की थी। तो ऑलमोस्ट 200 रुपये पे मेरी एवरेज बाइंग थी, और यहीं पे मैंने 204 या 8 रुपये का सेल कर दिया। ऑलमोस्ट नॉमिनल से 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया, ये शेयर भागना शुरू किया, और यहाँ पे गया
₹58 का। और मेरा टारगेट क्या था, मेरा सीधा सा टारगेट था कि ₹200 की मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है। शेयर प्राइस 450 से ₹450 जा सकता है, और मैं जो है ₹400 ऊपर जाएगा मैं एग्ज़िट कर दूंगा। और मैंने टाइम भी बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप लॉगिन नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता कि मेरा जो मैसेज था अर्ली 2021 में, यहाँ पे जब मैंने बाई किया था तब मैंने टारगेट दिया था कि इसको 12 से 16 महीने में टारगेट था। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा ये नहीं है कि मैंने इस पे बाई किया और इसमें एग्ज़िट किया, मेरा वो था ट्रिगर वाला। ट्रिगर क्या है, वो ट्रिगर क्या, तो वो ट्रिगर ये है, सिंपल सा है कि जब वो मुझे पता था कि ये प्लांट है शुरू होने वाला लग रहा है, मैंने इस टाइम जो मैंने बाई किया था कि ये शुरू होने वाला है, एक्चुअली मुझे बाई तब करना था जब वो एक्चुअली प्लांट शुरू हो गया। जी हाँ, बिल्कुल यही एक ट्रिगर था कि सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसलिए नहीं इन्वेस्ट किए कि वो प्लांट लगा रही है, प्लांट शुरू करेगी, वो तब इन्वेस्टमेंट किए जब वो प्लांट ऑलरेडी शुरू हो गया। यही वीडियो को हम बनाने का मेन मकसद था कि जो है अब मेरे पास समझ में आया कि वो शेयर जिस दिन से भागना शुरू किया जब उसने ऑलरेडी जो है रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि हमने ऑफिशियली प्लांट जो है स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू तभी आएगी जब वो प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब शेयर प्राइस ऊपर चला गया, फिर मैंने दोबारा स्टडी की, तब मुझे पता लगा कि मैं जो है अगर कोई कंपनी का प्लांट स्टार्ट होने वाला है तो वो उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो प्लांट स्टार्ट होने में अगर 1 साल का डिले हो गया तो 1 साल तक मेरा पैसा नहीं बनेगा, बल्कि मुझे तब इन्वेस्टमेंट करना है जब वो प्लांट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाए, जो कंपनी आके बीएसई की फाइलिंग पे कहे कि हाँ हमने आज की तारीख में प्लांट स्टार्ट कर दिया है, और अगले 3 महीने में 6 महीने में उससे रेवेन्यू और नया प्रॉफिट जनरेट होगा, तब वो कंपनी का शेयर ऊपर जाता है। और इसी को मैंने कहा कि ट्रिगर, वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करिए कि तब कंपनी का शेयर ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ये काफ़ी मेरी जो है, मैं कहूँगा कि इसमें मैंने अच्छा पैसा बनता था। ये समझिए कि अगर 20% मैंने इस कंपनी में डाला हुआ था तो 20% का 40% हो गया था ओवरऑल पोर्टफोलियो का। यानी मैं कहूँ कि एक सिंगल कंपनी से मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% रिटर्न लाता, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हेवी एलोकेशन होती है एक सिंगल स्टॉक में। क्योंकि मैं आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है मेरे पोर्टफोलियो में। आज 7 से ज़्यादा कंपनी नहीं है, देयर आर ओनली 7 कंपनीज इन माय पोर्टफोलियो, सिर्फ 7 ही कंपनी है। क्योंकि इस तरह की मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है, लेकिन आपके पास कुछ तरीका है, कुछ फ्रेमवर्क है, कुछ जो है आप ऑब्जर्व करते हो, तो आप सूनर और लेटर पैसा बना सकते हो। मार्केट में हज़ारों अपॉर्चुनिटी जेके पेपर जैसी पड़ी हुई है। अब काफ़ी लोगों का इस वीडियो को देखने का मकसद ये होगा कि अब क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब वो रेवेन्यू और सारी रियलाइज़ हो गई है, कंपनी का प्रॉफिट देख ही सकते हैं कि जो कि 123 करोड़ था वो बढ़ करके 264 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया 2019 जून 2019 से। देखिए यही रीज़न था कि वो जो 5.5 लाख मीट्रिक टन पर एनम की जो पेपर का ये कैपेसिटी हो गई है इंडिया में, जो है लार्जेस्ट है, वो एक्चुअल रीज़न था इस कंपनी का। एक और रीज़न था यहाँ पे कि वो जो वेस्ट पेपर हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस भी आए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, बट मुझे क्या लगता है कि वो सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न इस कंपनी का पर्टिकुलरली जेके पेपर का यही था कि इनका जो है सिरपुर पेपर मिल का फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्लस वो जो उनकी गुजरात का एक्सपेंशन प्लान था, वो उन्होंने जिस दिन से वो प्लांट स्टार्ट किया और ये शेयर ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ी लर्निंग रही है। मुझे लगता है कि ये मेरे ओवरऑल फ्रेमवर्क में काफ़ी ज़्यादा मुझे अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करती है, क्योंकि मैंने अभी करंट टाइम में भी काफ़ी ऐसे शेयर होल्ड किए हैं, इवन दो उसमें 25-30% का एक साल में मुझे रिटर्न भी मिला है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि क्योंकि उस कंपनी में जो इस हिसाब से वो उसकी वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। बट उसमें मैंने कुछ बेंचमार्क नोट करके रखे हैं कि मार्च 2023 में ये होने वाला है, तो उस टाइम देखना है कि उस टाइम में शेयर प्राइस कितना ऊपर जाएगा। एक जो है कंपनी आप देखा होगा कि रिसेंटली मैंने अपलोड की थी, वो है आपकी खैर नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस कंपनी को भी मैंने होल्ड पर रख दिया था। एक कंपनी और थी जो है प्रकाश पाइप्स, ठीक है, इस कंपनी में भी कुछ आप वीडियो देख सकते हैं। इस कंपनी में भी कुछ ऐसा था, मैंने बताया था कि इसमें मैं इंटरेस्टेड हो रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर जो है मैंने वॉच लिस्ट में लगा के होल्ड में रख दिया। फिर जो है मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा
तब जब वो चीज़ मेरी क्लियर हो जाएगी क्या ऐसी रीज़न है, तो आप इसको वीडियो देख सकते हैं। इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है। और एक जो मैं वे कंपनी कह रहा था कि जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ और 2023 के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, वो है गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड। इसका भी वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने जेके पेपर की स्टडी से बताया कि वो क्या ऐसा रीज़न था कि वो मैं ट्रिगर ढूंढ रहा हूँ। तो गुजरात थेमिस बायोसिन में भी मैं एक ट्रिगर ढूंढ रहा हूँ और उस ट्रिगर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड के वीडियो देख करके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेज से भरा होगा, क्योंकि मैंने जो है कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ नया सीखा है इस वीडियो, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोज़ आपको फ्यूचर में और भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।